गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे एक्सीलेंस ट्यूशन पे। और आज हम एक टॉपिक को लेके आए जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जीएनएम फर्स्ट ईयर से लेकर के नर्सिंग में कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ईयर में अगर बच्चा है उसको लिखना है तो हर क्वेश्चन में, हर चीज़ में उसको प्रिवेंशन के बारे में जरूर लिखना पड़ता है। तो आज हम ये जनरल टॉपिक को शेयर करेंगे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिवेंशन होता क्या है। प्रिवेंशन की बात की है तो प्रिवेंशन कोई भी डिसीज होने से पहले और ड्यूरिंग डिसीज जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो सारी चीज़ें कवर करता है एक प्रिवेंशन, और उसको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में। पहला आता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकेंड वन प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड वन सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड लास्ट इज टर्शरी प्रिवेंशन। जैसे कि आप लोग ने देखा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 4 टाइप्स के प्रिवेंशन है: प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अब ये सारे प्रिवेंशन हमें पता तो हो जाते हैं, लेकिन कब कैसे यूज करना है, हमें कैसे हेल्थ एजुकेशन देना है, या फिर अगर हम कोई डिसीज को पढ़ रहे हैं या हम किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर हम किसी लोगों को बता रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में, तो हम इन चारों को कब कब और कैसे कैसे बताएंगे या खुद भी कैसे समझेंगे और दूसरों को भी कैसे समझाएंगे, वो मैं आज आपको इस टॉपिक में क्लियर करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के बारे में लोगों को जरूर बताता होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फैक्टर विच इज नॉट अपियर। प्रीमोर्डियल का साफ साफ आपको समझ में रखना है कि कोई भी बीमारी होने से पहले जो प्रिवेंशन आप करेंगे कि उससे बीमारी हो सकती है और हो गई है, वो कंडीशन ही ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात की जाए कि आप सबके घर के सामने अगर आप रहते हैं, आपके घर के सामने कोई कूड़ा फेंक के जा रहा है, तो कूड़ा फेंक के चला गया। अब आपको उससे पता लगाना है कि अगर ये आज फेंका है तो आज भी कुछ गंदगी मेरे घर में आएगी, कल भी फेंक रहा है तो कल भी गंदगी आएगी, और अगर कंटिन्यू में वो फेंकता चला जा रहा है या आप डंप खुद कर रहे हो जा करके अपने घर के सामने कूड़ा को, तो आपको कोई ना कोई डिसीज उसके बाद जरूर हो जाएगी। भले 4 दिन के बाद हो, भले 5 दिन के बाद हो, या फिर उसी सेम डे से ही आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने लगे। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन हमें ये बताता है कि अगर किसी ने आपको कूड़ा फेंक दिया, उसी वक्त आपने उसको रोक लिया, साफ कर दिया, तो आपको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन उस कूड़े से नहीं होंगे, उस कारण से डिसीज नहीं होगी। यही बोला डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। जो हमारा रिस्क फैक्टर है, जिस कारण से रिस्क हो सकता है, उसको ही पहले डिटेक्ट कर लेना और उसको ही सॉल्व कर लेना कहलाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। दूसरा हम इसमें क्या देखते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ क्रोनिक डिसीज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो जब हम खाते हैं उस समय भी हमें पता रहता है कि ये खाने से हो सकता है मुझे तकलीफ हो जाए। जब हम उस दुकान में खड़े ही होते हैं तो भी हम देखते हैं उसके सराउंडिंग्स में कहीं नाला खुला हुआ है, कहीं नाली खुली हुई है, कहीं पर कचरा पड़ा है, कहीं पर गंदगी पड़ी है, फिर भी हम वहाँ पर आराम से जाके खा रहे हैं। तो उसके कारण से क्या होगा, हमने तो खा लिया, आ गए घर, स्वाद भी मिल गया, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन रात में बोल रहे हैं सुबह उठ के कि रात में हमारा पेट दर्द हो रहा था और हमें ये सब चीज़ें होने लगी, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन हमें यही बताता है कि जब तुमने रिस्क देख लिया कि रिस्क है यहाँ पर खाने से, इस चीज़ को अपने बॉडी में लेने से, उसी वक्त अगर तुम वहाँ से हट जाओगे या उसको ठीक कर लोगे तो आप कोई भी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हो उसको होने से पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मेन की है हेल्थ एजुकेशन। जब भी आप हेल्थ एजुकेशन किसी को भी दे रहे हो, वही आपका प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मेन पार्ट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरी बात करूं, आप गए हो बार्बर शॉप में, आप नाई की दुकान में गए हो, बाल कटाने गए हो, आप बैठे हो सीट में, उसके बाद आपने देखा कि बार्बर ने सीधे ना ब्लेड चेंज करी, ना ही उसने अस्तूरा साफ किया, ना ही सीजर साफ करी, ना ही कैंची साफ करी, और सीधे आपके बाल कटिंग करने लग गया। ये अगर उसने किया तो ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का पार्ट नहीं कहलाएगा। आपने जब उसको देख ही लिया है कि उसने कुछ साफ नहीं किया, तो अगर आपने उसी वक्त उसे टोक दिया
कि तुम इसको साफ करो, तुम कंघी साफ करो, तुम सीजर साफ करो, नहीं तो मेरे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, अगर इस कट लग गया, अस्तूरा से कट लग गया, कैंची से कट लग गया, तो आपको और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर उसी वक्त आपने रोक लिया, उसी वक्त आपने हेल्थ एजुकेशन दे दिया, तो वही वो कहलाएगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है अवॉइड टू एडॉप्ट बैड हैबिट्स लाइफ स्टाइल। थर्ड फोर्थ लास्ट पॉइंट बोलता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का, कि अगर आपको किसी को भी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन देना है तो आप उसकी बैड हैबिट को ही अवॉइड करने के लिए बोल दो। बैड हैबिट ऐसा नहीं होता है कि आज है तो कल नहीं है, परसों है तो नरसों नहीं है। बैड हैबिट्स एक साथ स्टार्ट होती है और फिर वो कंटिन्यूटी में चलती है। जिस दिन एज ए नर्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए आपका कोई पर्सन होगा जिसको आप जानते होंगे, आपका भाई बहन, आपके बच्चे जो भी होंगे, अगर आपने तुरंत उसी दिन उनको पकड़ा है, भले वो कितने समय से क्यों ना वो चीज़ करते हो, जिस दिन आपने डिटेक्ट किया कि ये पर्सन बैड हैबिट में है, इसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, उसी वक्त आपको उसे इंटरप्ट करना है, उसे एजुकेट करना है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ये कहलाएगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अब वर्ड तो बोलता है प्राइमरी, अगर हिंदी में से कन्वर्ट की जाए तो बोलते हैं प्राथमिक, मतलब फर्स्ट। लेकिन प्रिवेंशन की बात की जाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन हमें बताता है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज। डिसीज होने से पहले के समय जो भी साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखते हैं उन्हीं को हम प्रिवेंट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ पर बहुत डस्ट है, या फिर आप ट्रेवल करते हैं, घर से कॉलेज जाते हैं या कॉलेज से मार्केट आते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर वहाँ पर डस्ट ज़्यादा है और आपको उससे एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है कैसे पता चलेगा? आपको स्नीजिंग होगी, आपको छींक आएगी, आपको कफिंग होगी, हो सकता है आपको रनिंग नोज भी होने लगे। और ये सिम्टम्स अगर आपको दिखने लगे हैं और आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया है तो ये आगे चल के निमोनिया बन सकता है, आगे चल के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो हो जाएगा आपका डिसीज हो गई, आपने पहला प्रियोर एक्शन नहीं लिया, आपने सिम्टम्स को क्या किया, इग्नोर किया, अरे ठीक हो जाएगा। हम जनरली यही करते हैं आज के समय में भी। नेक्स्ट बोलता है स्पेसिफिक इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मेडिकल थोड़ा टर्म है, नर्सिंग वाले हैं फर्स्ट ईयर हैं तो भी वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं तो मेडिकल फिजिकल पढ़ते हैं, थर्ड ईयर वाले हैं तो वो फोर्थ ईयर, ये सब जानते हैं ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब लिखते भी हैं। पैथोलॉजी, हर डिसीज में पैथोलॉजी होती है। तो पैथोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति, पैथो मीन्स पैथोजन्स, और प्री मतलब प्री उससे पहले, पैथोजन उत्पन्न होने से पहले जो भी एक्शन हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स वो कहलाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रमोशन, और इसमें हमें क्या करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, साथ ही साथ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी लेना है। ज़्यादा दूसरे एग्जांपल नहीं देते हुए मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। डस्ट, अगर आपको पता है कि आपको डस्ट से एलर्जी है और आपको डस्ट में जाने के बाद अस्थमैटिक अटैक आते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो बेटर है कि आप उस जगह में मत जाओ। लेकिन अगर आपको जाना ही है तो आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, आपके पास मास्क है, आप उसको लगाइए, उसके बाद आप जाइए। तो कहीं ना कहीं जो आपको एलर्जिक कंडीशन होंगी, जो आपको एलर्जिक डस्ट से रिएक्शन होगा, अगर वो 90% है तो आफ्टर यूजिंग द मास्क आपको हो सकता है 45% हो। तो आप उस समय जब आपने मास्क यूज कर लिया, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, कि आपको डिसीज होने से पहले, प्री पैथोजेनेसिस कंडीशन से पहले ही आपने इंटरवेंशन ले लिया कि मैं जहां भी जाऊंगा मास्क लगा के जाऊंगा तो मुझे कोई भी प्रकार की ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। थर्ड बोलता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन माने कि अब प्रीमोर्डियल भी आपने ध्यान नहीं दिया, प्राइमरी प्रिवेंशन भी आपने ध्यान नहीं दिया, तब आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है अर्ली डायग्नोसिस। अगर ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो आपको पेशेंट के चार्ट में जब डॉक्टर लिखेगा तो हो सकता है वो डायग्नोसिस ना लिखे, वो सीधे लिख सकता है, वो सीधे ऐसे एरो बना सकता है, ये बना दिया और ISI लिख दिया, इट मीन्स डायग्नोसिस। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है। अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जब हम उससे हिस्ट्री लेंगे, जब हम उससे पूछेंगे खांसी आ रही है, कब से आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है तो कब से नहीं आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है तो कब से हो रही है, कितनी बार हो रही है, डायरिया हो रहा है तो कितनी बार हो चुका है,
लिक्विड वाला है कि सेमी सॉलिड है, कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको उस बीमारी की डायग्नोस करने में हेल्प करेगी, जो कि आपका पार्ट कहलाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। एडुकेट ट्रीटमेंट, जब आपको पता चल गया कि हाँ इसे डायरिया हुआ है तो आपने उसको एडुकेट ट्रीटमेंट दिया, जो मेडिसिन हैं, जो आईवी फ्लूइड्स हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आपको उसको प्रिवेंट कराना है। लास्ट आता है रेफरल। आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपने डायग्नोसिस भी कर लिया, पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे दिया, फिर भी अगर पेशेंट आपके यहाँ या उस जगह में जहाँ हॉस्पिटल में है, क्लिनिक में है, नहीं ठीक हो पा रहा है, तब उस समय हम क्या करते हैं, रेफरल करते हैं, मतलब दूसरी जगह भेजते हैं, भैया यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, अब दूसरे अस्पताल लेके चले जाइए, वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। आई होप मुझे आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लास्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है, टर्शरी प्रिवेंशन। अब आपने प्रीमोर्डियल में भी ध्यान नहीं दिया, प्राइमरी में भी ध्यान नहीं दिया, सेकेंडरी में भी ध्यान नहीं दिया, तो टर्सरी में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जो डिसीज जो होने से पहले आपको बता रही थी, जैसे स्मोकिंग की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, हर समय, हर जगह, हर गली, हर चौराहे में, हर घर में हमें एक न एक स्मोकर देखने को मिल जाता है। आपको पता चल गया, आपके पेरेंट्स ने बताया कि बेटा स्मोकिंग मत करो नहीं तो कैंसर हो जाएगा, प्रीमोर्डियल में आपने ध्यान नहीं दिया। प्राइमरी प्रिवेंशन में अब आपको कफ होने लगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगी, आपको एंजाइटी होने लगा, आपको एंगरनेस होने लगा, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगे, मुंह में छाला हो गया, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, अरे चलो ठीक हो जाएगा। सेकेंडरी में आपका ध्यान क्या था कि मैं ट्रीटमेंट ले लूँगा, डॉक्टर बहुत हैं, मेरे को ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं कि प्रिवेंशन को हमको एक्सेप्ट करना है, जब जान रहे हो कि खतरा है तो उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं चलना है। सेकेंडरी में क्या हुआ, अब स्मोकिंग तो कर रहे थे, सांस तो ले नहीं पा रहे थे, मुंह में छाला भी हो गया। सेकेंडरी में तुमने बोला ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर। जब सेकेंड ऑफ स्टेज ऑफ कैंसर हो गया, उसके बाद तुमने ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर ने तुम्हें ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट के बाद भी जब तुम्हारा सेकेंड से थर्ड पहुंच गया, तब डॉक्टर ने बोला कि हमसे अब ना हो पाएगा, अब इसे कहीं और ले जाओ। तब आप ले गए रेफरल। जब आप रेफरल ले गए, तब आप पहुंच गए, जब अस्पताल आप पहुंचे तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि अब इनका बचना नामुमकिन है, नहीं तो इनका ये ऑर्गन मुझे काट के अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, आपको सबको पता है कि ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं। लंग की बात करें, माउथ में भी कई जगह हैं ऐसी जहाँ पर कैंसर होता है और डॉक्टर उस पार्ट को अलग कर देते हैं। अब जब टर्सरी में पहुंच गए तो रिड्यूस और द लिमिटेशन, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, डॉक्टर एक ही काम करता है कि जो आपका इम्पेयर हो चुका है उसको रिड्यूस करता है और आपकी डिसेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। अगर डॉक्टर ने देखा कि जैसे फीमेल की बात की जाए, 2 ब्रेस्ट होते हैं, एक ब्रेस्ट में कैंसर सेल डेवलप है और वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योरेबल नहीं है, तो डॉक्टर उसे कट कर देगा। तो उसने क्या किया, टर्सरी प्रिवेंशन को इम्प्लीमेंट किया, ना ही प्रीमोर्डियल, ना ही प्रिवेंशन प्राइमरी, ना ही सेकेंडरी, उसने टर्सरी प्रिवेंशन को लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। रिड्यूस कर दिया उसने क्या, आपकी एबिलिटी को, डिसेबिलिटी जो थी वो रिड्यूस कर दिया, लिमिट इम्पेयरमेंट कर दिया, आपको एक इम्पेयर कर दिया कि भैया इससे ज़्यादा तो अब नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। और लास्ट बनता है रिहैबिलिटेशन। अगर किसी कारण से आपका कुछ भी अंग हट गया है या आप नॉर्मल किसी एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे हैं, तो वापस से ट्रीटमेंट के बाद जब हम बोलते हैं रिहैब सेंटर जा रहे हैं, से नशा मुक्ति केंद्र इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिहैब सेंटर्स। जैसे कि किसी का पैर डिसेबल हो गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, अब उसको जीना तो है, जीवित तो है, मर तो गया नहीं, तो उसको काम तो करना है, अपनी एक्टिविटी तो लेनी है, तो वो लोग क्या बनाते हैं, नकली हाथ बनाते हैं, नकली पैर बनाते हैं और अपनी एक्टिविटी को करते हैं। तो वो कहलाता है हमारा टर्सरी प्रिवेंशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं लिमिट को और इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं कि अब इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिहैब के लिए उस पेशेंट को बोलते हैं कि भैया धीरे धीरे चलोगे तो आगे चलने लगोगे। समझ में आया आप सबको? तो ये था हमारा आज का लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। सो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और एक्सेलेंस ट्यूशन यहीं इलाहाबाद प्रयागराज दांदूपुर में स्थित है। यहाँ ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं। आप एक बार ज़रूर शाम को 5 बजे
विजिट कर सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।